नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ कत्ल की वारदात नॉवल का चौथा पार्ट। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कत्ल की वारदात नॉवल का चौथा पार्ट। चंदा चुप रही। और फिर कितने लोग जानते हैं कि गोली चलने की आवाज कैसी होती है? तुमने कभी वास्तव में गोली चलने की आवाज सुनी है? नहीं। बस फिर अगर किसी ने आवाज सुनी भी होगी तो उसे क्या पता लगेगा कि वो गोली की आवाज थी, और अगर थी तो कहां से आई थी? तुम खामखा वहम मत पालो। अच्छा, तुम कहां मर गई थी? अगर तुम 1 सेकंड भी और देर कर देती तो राजा साहब की जगह इस कमरे में मैं पड़ा होता। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ पासा ही पलटा पड़ा था। मैं तो बेडरूम में बैठी हैरान हो रही थी कि तुमने अभी तक मुझे आकर राजा साहब की मौत की खबर क्यों नहीं सुनाई। मैं तो ये देखने आई थी कि तुम अटक कहाँ गए थे। यहाँ पहुंचकर मैंने जो नजारा देखा उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। राजा साहब तो तुम्हें गोली से उड़ा देने की तैयारियां कर रहे थे। मुझे उस वक्त और तो कुछ सूझा नहीं। बगल में पीतल का फूलदान पड़ा था, मैंने वही उठाकर राजा साहब की ओर फेंक मारा। शुक्र है तुम्हारा निशाना नहीं चुका। हाँ, विक्रम तब तक स्वयं को पूरी तरह व्यवस्थित कर चुका था। अब चंदा बोली, अभी हमने कई काम करने हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। हमारे पास बहुत वक्त है, पूरी रात अपनी है। ओह, लेकिन सबसे पहले थोड़ा जश्न हो जाए। चंदा ने उलझनपूर्ण निगाहों से उसकी ओर देखा। विक्रम ने आगे बढ़कर फर्श पर लुढ़की पड़ी ब्रांडी की बोतल और ग्लास उठा लिया। उसने ग्लास को ब्रांडी से लगभग आधा भरा और ग्लास चंदा को थमा दिया। उसने बोतल को ग्लास से टकराया। चीयर्स, वो बोतल ऊंची उठाता हुआ बोला। राजा भवानी सिंह की विधवा को राजा साहब के इंतकाल फरमा जाने की बधाई हो। 2-2 घूंट ब्रांडी ने उन्हें हिम्मत से अगला कदम उठाने के लिए तैयार कर दिया। उन्होंने लाश को व्हीलचेयर से उठाया और बड़ी सावधानी से कालीन पर इस प्रकार लिटा दिया कि उनके खून से भीगे कपड़े कालीन के संपर्क में ना आए। सौभाग्यवश राजा साहब के जिस्म से निकला सारा खून उनके कपड़ों पर या थोड़ा बहुत व्हीलचेयर पर ही गिरा था, कालीन पर नहीं। फिर दोनों ने मिलकर बड़ी सावधानी से व्हीलचेयर पर से खून के धब्बे साफ किए। जो फूलदान चंदा ने राजा साहब पर फेंक कर मारा था उस पर भी खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे, और खून में राजा साहब की कनपट्टी के 1-2 अधपके बाल भी चिपके हुए थे। चंदा ने बड़ी सावधानी से फूलदान साफ किया और उसे यथास्थान रख दिया। फिर राजा साहब के खून से लथपथ कपड़े उतारे गए और लाश को वे कपड़े पहनाए गए जो राजा साहब शाम की सैर के वक्त पहनकर जाते थे। ये बात केवल इसलिए जरूरी थी कि बाद में ये न लगे कि राजा साहब के बाहर निकलने वाले कोई कपड़े तो गायब नहीं थे, तो फिर शनिवार रात को वे क्या पहन कर गए थे। राजा साहब के शरीर से उतरे खून से लथपथ कपड़े जलाकर राख कर दिए गए। गाउन राजा साहब के पास कहीं थे, एक कम हो जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। इत्तेफाक से जो गाउन राजा साहब उस रोज पहने हुए थे वो पुराना था, और राजा साहब वैसे भी उसे तिलांजलि देने वाले थे। सबसे अधिक विभत्स काम जो उन्हें करना पड़ा था वो राजा साहब के कपड़े उतारना और उन्हें नए कपड़े पहनाना था। चंदा के तो केवल हाथ ही चल रहे थे। उसकी एक बार भी राजा साहब की ओर निगाह उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन ना देखने के बावजूद केवल उस भयंकर दृश्य की कल्पना मात्र से उसे उबकाइयां आए जा रही थी। विक्रम को भय था कि कहीं वो उल्टी ना कर दे, इसलिए हर तीसरे मिनट पर उसे चंदा को डांटना पड़ता था कि वो अपने आप को काबू में रखे। खुद उसकी हालत भी खराब थी, लेकिन राजा साहब की बेशुमार दौलत के सपने ने और ब्रांडी की गर्मी ने उसकी काफी हिम्मत बढ़ा दी थी। फिर विक्रम गैरेज में गया। वहां एक पुरानी त्रिपाल मौजूद थी जो उसने अक्सर वहां उपेक्षित से पड़ी देखी थी। जिस रस्सी के सहारे वो पाताल की आंख में उतरा था वो भी वहीं पड़ी थी। वे दोनों चीजें लेकर वो वापस महल में आ गया। कमरे में आकर उसने लाश को तिरपाल में लपेटा और बड़ी मजबूती से रस्सी से बांधकर उसे एक बंडल की सूरत दे दी। उस दौरान चंदा खिड़की के पास खड़ी रही थी। उसने एक बार आंख उठाकर भी नहीं देखा था कि विक्रम क्या कर रहा था। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था और होंठ कांप रहे थे। ब्रांडी से हासिल हुई हिम्मत धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रही थी। खत्म। अंत में विक्रम बोला, चंदा, राजा साहब को आखिरी सलाम कर लो। चंदा ने मुंह से कुछ न बोला, न उसने गर्दन घुमाई।
विक्रम खिड़की के पास उसकी बगल में आ खड़ा हुआ। उसने बाहर निगाह डाली। हर तरफ सन्नाटा था। आसमान पर छाए काले बादलों की वजह से रात अंधेरी थी। वो महल से बाहर निकला और फिर गैरेज में पहुंचा। गैरेज में उसने लोहे की एक जंजीर छुपाकर रखी थी। जंजीर निकाली और कार में सवार हो गया। जंजीर उसने अपनी बगल में रख ली। उसने कार स्टार्ट की और उसे महल के मुख्य द्वार के सामने ला खड़ा किया। वो कार से बाहर निकला। उसने कार की डिक्की खोल दी। वो वापस महल में घुस गया। चंदा बूथ की तरह वहीं खड़ी थी जहां वो उसे छोड़कर गया था। उसकी आहट सुनकर वो घूमी और विस्फारित नेत्रों से विक्रम की ओर देखने लगी। विक्रम ने झुककर तिरपाल में लिपटा राजा साहब की लाश का बंडल उठा लिया। जरूरत है एक नौजवान, सहृदय, बलिष्ठ निजी सहायक की। विक्रम विज्ञापन याद करता हुआ व्यंग्यपूर्ण स्वर से बोला, जो 2 मन वजन बड़ी सहूलियत से उठा लेने की क्षमता रखता हो। चुप करो, चंदा तीव्र स्वर से बोली। विक्रम के होठों पर एक क्रूर मुस्कुराहट उभरी। जा रहा हूं, वो बोला। जल्दी आना, चंदा कंपित स्वर से बोली। मुझे डर लग रहा है। राजा साहब की बेशुमार दौलत के अंबार का सपना देखती रहो और मेरी बाहों में गुजरे वक्त को याद करती रहो, डर नहीं लगेगा। चंदा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। उसके होंठ केवल फड़फड़ाकर रह गए। विक्रम बंडल को कंधे पर उठाकर बाहर की ओर चल दिया। चंदा उसके पीछे पीछे चलने लगी। विक्रम ने महल से बाहर कदम रखा। पानी की एक मोटी बूंद टप से विक्रम की नाक पर आकर गिरी। सत्यानाश, विक्रम बड़बड़ाया। उसने जल्दी से लाश को डिक्की में लादा और कार की ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। जल्दी आना, पीछे से चंदा व्यग्र स्वर से बोली। घबराओ नहीं, विक्रम सांत्वनापूर्ण स्वर से बोला। बस गया कि आया। उसने कार आगे बढ़ा दी। आधे रास्ते में बारिश के पानी की मोटी मोटी बूंदें विंडस्क्रीन से टकराने लगी। रास्ता एकदम सुनसान था। दूर दूर तक कहीं कोई पंछी भी पर मारता दिखाई नहीं दे रहा था। निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने तक बारिश तेज हो गई। विक्रम को आज की बरसात की चिंता नहीं थी। आज तो बारिश होने में कोई हर्ज नहीं था। इतनी रात गए इतने गंदे मौसम में कौन घर से बाहर निकलेगा। वो इस हाल में अधिक सुरक्षित था, लेकिन उसे चिंता थी कल की। अगर कल शाम को भी ऐसे ही बारिश होती रही तो फिर राजा साहब सैर के लिए भला कैसे निकलेंगे हवेली से। उसने जलागार के किनारे उस स्थान पर लाकर कार खड़ी की जहां अंधेरा और उजाड़ कॉटेज खड़ा था, जो परी महल के अलावा इस इलाके की इकलौती सलामत बची हुई इमारत थी। उसने डिक्की में से लाश का बंडल निकाला, लोहे की जंजीर संभाली और घाटी में मौजूद उजाड़ गांव के भग्नावशेषों की ओर बढ़ा। समीप पहुंचकर उसने देखा पानी उसकी अपेक्षा से ज्यादा ऊंचा चढ़ाया था। पिछली शाम को जो स्थान उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए चुना था, अंधेरी बरसाती रात में वो उसे बड़ी मुश्किल से पहचान पाया, क्योंकि वो स्थान लगभग पानी में डूब चुका था। वो उसके समीप पहुंचा। बारिश अब तेज हो चुकी थी। बारूद लगने से हवेली के कुछ पत्थर इस प्रकार उड़कर वहां गिरे थे कि वहां प्राकृतिक रूप से एक कुत्ते के घर जैसा छोटा सा घर बन गया था। 2 भारी पत्थर आसपास आकर गिरे थे और उनके ऊपर एक और बहुत बड़ा पत्थर आ गिरा था। उस वक्त उस स्थान का छतनुमा पत्थर ही दिख रहा था। जलागार में जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा था, उससे लगता था कि वो अगर वहां पहुंचने में थोड़ी और देर कर देता तो ये स्थान पूरी तरह से पानी में डूब चुका होता और वो उस अंधेरी रात में उसे कभी तलाश न कर पाता। विक्रम लाश संभाले पानी में घुस गया। वो स्थान उस समय किनारे से कोई 15 फुट आगे था। जब वो उस स्थान पर पहुंचा तो पानी उसके घुटनों तक पहुंच चुका था। उसने बंडल झुकाया और उसे सावधानी से उन 3 पत्थरों के नीचे धकेल दिया। बंडल न केवल बड़ी सहूलियत से वहां घुस गया, बल्कि अब वो देखने से दिखाई भी नहीं देता था। उसने हाथों से टटोल कर देख लिया कि बंडल ठीक से भीतर फंस गया था और अब उसके अपने आप बाहर निकल आने की कोई संभावना नहीं थी। कल सुबह तक पानी का स्तर और ऊंचा हो जाएगा और फिर लाश तो क्या, वो पत्थर भी नहीं दिखाई देंगे जिनके नीचे उसने लाश दफनाई थी। फिर भी उसने सावधानीवश अपने साथ लाई जंजीर पत्थरों के गिर्द लपेटकर मजबूती से बांध दी। अब लाश के बाहर निकल आने की रंच मात्र भी संभावना नहीं रही थी। संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाता, बारिश में भीगता, वो कार की ओर वापस लौट पड़ा। वो हवेली में पहुंचा। काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। लौटकर उसने देखा कि चंदा ने ब्रांडी की एक नई बोतल खोल ली थी, जो कि उस समय 1/4 खाली दिखाई दे रही थी। अब उसके चेहरे पर लाली दिखाई दे रही थी। वो पहले जितनी भयभीत भी नहीं लग रही थी। वो विक्रम को देखकर मुस्कुराई। खत्म, विक्रम अपने भीगे कपड़ों में ठिठुरता हुआ बोला। उसने ब्रांडी की बोतल उठाकर 2-3 घूंट हलक से नीचे उतारे और बोला, मैं कपड़े बदल कर आता हूं। चंदा ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया।
थोड़ी देर बाद विक्रम सूखे कपड़ों में वापस वहां लौटा। सबसे पहले उसने उस गोली की तलाश आरंभ की जो राजा साहब ने उस पर चलाई थी। विक्रम ने उस समय की अपनी और राजा साहब की स्थितियों का अनुमान लगाया, उनसे गुजरती एक कल्पित रेखा खींची और फिर उसका अनुसरण किया। वो कल्पित सरल रेखा दरवाजे से गुजरकर सीधी गलियारे में आ गई। विक्रम गलियारे में पहुंचा। गलियारे में दरवाजे के एकदम सामने दीवार के साथ पक्के लोहे का बना हुआ एक राजपूत योद्धा का बुत खड़ा था। विक्रम को उसके कवच पर एक खरोंच सी दिखाई दी। गोली निश्चय ही उस बुत से टकराई थी। उस पक्के लोहे के बुत को भेद नहीं सकी थी और वहां से छिटक कर कहीं जा गिरी थी। उसने आसपास निगाह दौड़ाई। गोली उसे जल्दी ही गलियारे के फर्श पर बुत से थोड़ी दूर पड़ी दिखाई दे गई। विक्रम ने गोली उठा ली। गोली का अग्रभाग लोहे से टकराने की वजह से एकदम चपटा हो गया था। उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अगर यही गोली उसकी खोपड़ी से टकरा गई होती तो। उसने गोली जेब में डाल ली। फिर उसका ध्यान राजा साहब की रिवॉल्वर की ओर आकर्षित हुआ। उसने चैम्बर खोलकर देखा। भीतर अभी 4 गोलियां मौजूद थी। उसने उसमें से चारों गोलियां निकाली और फिर एक तेल में डूबा कपड़ा निकालकर बड़ी सावधानी से रिवॉल्वर की सफाई की। एक सलाई की सहायता से रिवॉल्वर की नाल में वो तेल का डूबा कपड़ा तब तक फेरता रहा जब तक कि उसमें से जले बारूद की गंध बिल्कुल गायब न हो गई। फिर उसने चंदा से पूछकर राजा साहब की वो अलमारी खोली जिसमें वे रिवॉल्वर रखते थे। वहां उसे रिवॉल्वर के कारतूसों का एक डब्बा मिला। उसने रिवॉल्वर से निकली 4 गोलियों में 2 और गोलियां मिलाई। रिवॉल्वर का चेम्बर भरा और तेल वाले कपड़े से बाहर से आखिरी बार साफ करके रिवॉल्वर इस प्रकार वापस अलमारी में रख दी कि उस पर उसकी उंगलियों के निशान ना रहे। फिर दोनों ने मिलकर आखिरी बार व्हील चेयर का और कालीन के 1-1 इंच भाग का मुआयना किया कि कहीं खून का कोई धब्बा उनकी निगाहों से बचकर कहीं रह तो नहीं गया था। ऐसा नहीं हुआ था। अंत में विक्रम ने कमर सीधी की और इत्मीनान की सांस ली। उसने घड़ी देखी। 2 बजने वाले थे। बाकी की रात चंदा और विक्रम दोनों में से किसी की पलक तक नहीं झपकी, जबकि आने वाले दिन उन्हें बड़े स्वाभाविक रूप से यह जाहिर करना था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे राजा साहब महल में अभी भी सही सलामत मौजूद थे। ये योजना का सबसे कठिन काम था और उनका सबसे कठिन इम्तिहान था। ऊपर से विक्रम को यह भी चिंता थी कि कहीं कल सारा दिन बारिश ही ना होती रहे। शनिवार और रविवार को राजा साहब के परिचितों के बहुत फोन आते थे। सब राजा साहब की तबीयत के बारे में पूछ रहे होते थे। चंदा ने बड़े स्वाभाविक ढंग से हर टेलीफोन कॉल का जवाब देना था और बड़े विश्वसनीय ढंग से यह जाहिर करना था कि उसके पति क्यों टेलीफोन सुनने खुद नहीं आ सकते थे। विक्रम को हर शनिवार की तरह कार धोनी थी और बड़ा लापरवाह और खुश दिखाई देना था। ये काम आसान नहीं थे। महल की दिनचर्या 100% यूं चलनी आवश्यक थी जैसे राजा साहब अपने कमरे में ही सही सलामत मौजूद थे। विक्रम की निगाह में किसी अप्रत्याशित गलती को होने से रोकने का यही तरीका था। सवेरे राजा साहब की 2 चिट्ठियां आई जिन्हें यूं खोलकर राजा साहब की राइटिंग टेबल पर रख दिया गया जैसे वे चिट्ठियां उन्होंने खुद खोली हो। चंदा ने रोज की तरह सवेरे राजा साहब के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया और दोपहर को लंच। दोपहर को विक्रम खास तौर पर कार पर कस्बे में गया और वहां से राजा साहब के लिए स्टेट एक्सप्रेस के 5 पैकेट खरीद कर लाया। कस्बे में केवल एक ही दुकानदार था जो विशेष रूप से राजा साहब के लिए ही स्टेट एक्सप्रेस के पैकेट रखता था। विक्रम बड़े सहज भाव से उसे ये कहना ना भूला कि अभी थोड़ी देर पहले ही एकाएक राजा साहब के सिगरेट खत्म हो गए थे। महल में आकर उसने पहले के बचे सारे सिगरेट चूल्हे में जलाकर नष्ट कर दिए। उसने एक नया पैकेट खोलकर उसमें से 2-3 सिगरेट पिए। राख और बाद में सिगरेट के बचे हुए टुकड़े उसने राजा साहब की सुबह की एस्ट्रे में डाल दिए। खुला पैकेट उसने राजा साहब की मेज पर रख दिया। लंच के बाद विक्रम सुस्ताने के लिए ऊपर चला गया। चंदा ड्राइंग रूम में आ बैठी और एक पत्रिका पलटने लगी। तभी एकाएक महल के ड्राइववे में एक कार दाखिल हुई। चंदा का दिल धक से रह गया। कौन आ गया? आज तो वे किसी की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। राजा साहब के दोस्त हमेशा पहले टेलीफोन करके आते थे। वो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। विक्रम, उसने आवाज लगाई। तभी कॉल बेल बज उठी। आवाज शायद विक्रम के कान तक पहुंची ही नहीं। मन में उमड़ते आतंक पर काबू पाने का भरसक प्रयत्न करती हुई चंदा आगे बढ़ी। उसने दरवाजा खोला। चौखट पर डॉक्टर खेतरीवाल खड़ा था। नमस्ते, डॉक्टर मुस्कुराता हुआ बोला। नमस्ते, चंदा यंत्रचलित स्वर में बोली। कस्बे तक आया था, सोचा देखता चलो राजा साहब की तबीयत कैसी है। चंदा के मुंह से निकल नहीं लगा था कि राजा साहब एकदम ठीक है कि एकाएक वो संभल गई। अभी भी बहुत परेशान है वे, चंदा चिंतायुक्त स्वर में बोली। रात को ठीक से सो नहीं पाए।
तकरीबन सारी रात ही बड़ी बेचैनी से करवटें बदलते रहे। अभी लंच के बाद बड़ी मुश्किल से सो पाए हैं। अच्छा, डॉक्टर गंभीर स्वर में बोला, फिर तो उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। चंदा चुप रही। उसने चौखट से हटने का उपक्रम नहीं किया। मैं चलता हूं, डॉक्टर बोला। राजा साहब को याद दिला दीजिएगा कि सोमवार को उन्होंने एक्सरे वगैरह के लिए शहर जाना है। मैं खुद उन्हें लेने आऊंगा। मैं कह दूंगी। नमस्ते। आप बैठिए तो सही। डॉक्टर को जाने के लिए तत्पर पाकर चंदा बोली, एक कप कॉफी पीकर जाइए। जी नहीं धन्यवाद, मैं चलूंगा। मर्जी आपकी। डॉक्टर चौखट से मुड़कर अपनी कार की ओर बढ़ गया। चंदा की जान में जान आई। तभी विक्रम सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। मैंने घंटी की आवाज सुनी थी, वो बोला। कौन था? डॉक्टर। चंदा बड़ी मुश्किल से कह पाई। कह रहा था कस्बे तक आया था, इसलिए राजा साहब को देखने चला आया था। मैंने उसे ये कहकर दरवाजे से ही टरका दिया कि राजा साहब सोए पड़े हैं। वेरी गुड, विक्रम संतुष्टिपूर्ण स्वर से बोला। 3 बजे तक की विक्रम की सबसे बड़ी चिंता के रफा होने के आसार दिखाई देने लगे। बारिश बिल्कुल बंद हो गई और बादल फटने लगे। उसने आज के अखबार में मौसम संबंधी सूचनाओं के कॉलम में पढ़ा था कि सारा दिन आकाश में बादल छाए रहने की संभावना थी और शाम के करीब गरज के साथ छींटे पड़ने वाले थे। लेकिन लगता था अब वो भविष्यवाणी गलत साबित होने वाली थी। वैसे विक्रम ने खराब मौसम की समस्या का हल भी सोच लिया था। बाद में ये कहा जा सकता था कि राजा साहब बिना किसी को बताए चुपचाप महल से निकल गए थे। इससे इस बात को और भी बल मिलता कि राजा साहब उस शाम को आत्महत्या करने का पक्का इरादा करके घर से निकल गए थे। 3:30 बजे तक धूप निकल आई, लेकिन साथ ही एक नई बड़ी भयंकर समस्या आ खड़ी हुई। 4 बजे के करीब शहर से राजा साहब के वकील का फोन आया कि वो कुछ जरूरी कागजात लेकर फौरन महल में पहुंच रहा था, और इससे पहले कि चंदा राजा साहब की तबीयत खराब होने का कोई बहाना पेश करती, पता नहीं कैसे संबंध विच्छेद हो गया। उसने विक्रम को बताया तो वो भी सन्नाटे में आ गया। डॉक्टर की तरह वकील को टालना आसान नहीं था। टेलीफोन पर ही उसे टाल दिया जाता तो बात और थी, लेकिन एक बार महल में पहुंच जाने के बाद वो तब तक इंतजार करता जब तक राजा साहब उससे मिल न लेते। अगर उसे बताया जाता कि राजा साहब सोए हुए थे तो वो निश्चय ही उनके जाग जाने की प्रतीक्षा करता। वैसे भी विक्रम ने देखा था कि राजा साहब की तबीयत खराब हो या ठीक, वे अपने वकील को समय जरूर देते थे, चाहे वो कुछ सेकंड का ही हो। उसे फोन करो, विक्रम घबराए स्वर में बोला। उसे कहो कि राजा साहब ने कहा है कि वो आज ना आए। मुझे वकील का नंबर नहीं मालूम, चंदा आतंकित स्वर से बोली। तलाश करो। बड़ी कठिनाई से चंदा राजा साहब की निजी डायरी में उनके वकील का नंबर तलाश कर पाई। फिर उसने तुरंत उस नंबर पर अर्जेंट ट्रंक कॉल बुक की। राजा साहब के लिहाज के बावजूद भी कॉल लगने में 10 मिनट लग गए। 5 मिनट चंदा पहले ही नंबर तलाश करने में बर्बाद कर चुकी थी। वकील के दफ्तर से बात हुई तो मालूम हुआ कि सोमानी साहब थोड़ी देर पहले अपनी कार पर हरिपुर के लिए रवाना हो गए थे। चंदा ने हताश भाव से रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। वो पहले ही चल चुका है, उसने बताया। कुछ क्षण के लिए तो विक्रम को भी जैसे सांप सूंघ गया। कई क्षण वो बुत बना आतंकित चंदा के सामने खड़ा रहा। घबराने की कोई बात नहीं, अंत में विक्रम बोला। मेरा ख्याल है हम वकील को धोखा देने में कामयाब हो जाएंगे। मैं राजा साहब के कपड़े पहनकर उनके बिस्तर में लेट जाऊंगा और वकील की तरफ पीठ फेर लूंगा। तुम मेरे पास ही रहना और उसे समझा देना कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो ज्यादा देर ना लगाए। मुझे उम्मीद है वकील अपने मतलब की बात कहेगा और चला जाएगा। अगर उसने कोई ऐसी बात कह दी जिसका जवाब राजा साहब के लिए देना जरूरी हुआ तो मैं घर घर आती आवाज से कोई मुनासिब जवाब दे दूंगा। तुम कह देना कि राजा साहब को जुकाम है, इसलिए वे ठीक से बोल नहीं पा रहे। नहीं, चंदा तीव्र विरोधपूर्ण ढंग से सिर हिलाती हुई बोली। ये चक्कर नहीं चलेगा। सोमानी राजा साहब का 20 साल पुराना वकील है। वो पीठ से भी पहचान लेगा कि बिस्तर में लेटा आदमी राजा साहब है या नहीं। और तुम कितनी भी आवाज बदल लो, मुझे उम्मीद नहीं वो धोखा खा जाए। और फिर अगर उसने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब केवल राजा साहब ही जानते हुए, तो क्या तुम्हारी पोल नहीं खुल जाएगी? नहीं विक्रम, ये किस्सा नहीं चलेगा। विक्रम चुप हो गया। चंदा ठीक कह रही थी। राजा साहब बनकर सोमानी के समक्ष प्रकट होना बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। उसका दिमाग तेजी से कोई और तरकीब सोचने लगा। वर्तमान स्थिति में चंदा के छक्के छूटे जा रहे थे। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। भगवान के लिए कुछ सोचो, वो कातर भाव से बोली। सुनो, विक्रम चुटकी बजाता हुआ बोला। सोमानी के पास एक निहायत पुरानी खटारा किस्म की मॉरिस माइनर गाड़ी है। उस पर वो 1 घंटे से पहले अर्थात 5 बजे से पहले यहां नहीं पहुंचने वाला। फिर राजा साहब अक्सर 5:30 के करीब घूमने जाते हैं।
आज वे 5 बजने से भी 10 मिनट पहले चले जाएंगे, अर्थात जिस वक्त तक सोमानी आएगा उस वक्त राजा साहब सैर करने गए हुए होंगे, ऐसी सैर करने जिससे वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। सोमानी सोचेगा नहीं कि राजा साहब उसके फोन करने के बावजूद भी महल में रुके क्यों नहीं। तुम ये बात राजा साहब के रुतबे के सोचे समझे बिना कह रही हो। सोमानी की हैसियत राजा साहब के एक कर्मचारी जैसी है। राजा साहब अगर चाहेंगे तो सोमानी आधी रात तक उनका इंतजार करेगा। वो भला क्यों सोचेगा कि राजा साहब ने उसका इंतजार क्यों नहीं किया, और अगर सोचेगा तो बड़ा सोचता रहे। ठीक है, उसके आगमन पर तुम कह देना कि राजा साहब सैर करने गए हुए हैं। तुम उसे ऐसे कमरे में बिठाना जिधर से राव जी के टीले वाली साइड न दिखाई देती हो। तुम्हारे कमरे की खिड़की से टीले वाली सड़क दिखाई देती है। उस सड़क पर महल से काफी परे एक बड़ का पेड़ है। तुम थोड़ी थोड़ी देर बाद मौका निकालकर उस पेड़ की ओर झांकती रहना। अगर उस पेड़ के तने से तुम्हें एक सफेद रुमाल लिपटा दिखाई दे तो समझ लेना कि मैंने पाताल की आंख पर राजा साहब की आत्महत्या की स्टेज सेट कर दी है। उसके बाद तुम वकील को सुझाना कि राजा साहब को गए हुए बहुत देर हो गई है, क्यों नहीं वो राव जी के टीले तक उन्हें देखा था। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, पेड़ से लिपटा रुमाल देखने से पहले उसे हरगिज उस तरफ मत आने देना। ठीक है, और उससे मालूम करने की कोशिश करना कि वो राजा साहब से क्या बात करने आया है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई वसीयत का ही लफड़ा हो और हमारे सारे किए धरे पर पानी फिर जाए। ऐसी अशुभ बात मुंह से मत निकालो। उसके बाद विक्रम ने राजा साहब की व्हीलचेयर निकाली और उस पर बैठकर उसे चलाने का अभ्यास करने लगा। वो कुर्सी चलाना कोई विशेष कठिन काम नहीं था। कुर्सी पेट्रोल से चलती थी, कोई गियर वगैरह नहीं थे उसमें। केवल हत्थे में ऑफ और ऑन के 2 स्विच थे। ऑन करने पर कुर्सी चलने लगती थी और ऑफ करने से इंजन बंद हो जाता था। महल के गलियारों के 3-4 चक्कर लगाने पर ही उसे कुर्सी चलाने का पर्याप्त अभ्यास हो गया। उसके बाद उसने राजा साहब की वो कश्मीरी टोपी निकाली जो वह सैर पर जाते वक्त पहना करते थे। साथ ही उसने एक लंबी मजबूत रस्सी और एक टॉर्च का भी इंतजाम कर लिया। 4:45 बजे के करीब वो राजा साहब की टोपी पहनकर व्हीलचेयर पर बैठ गया। उसने अपनी टांगों को राजा साहब की एक शॉल से ढक लिया और शॉल के नीचे गोद में टॉर्च और रस्सी रख ली। बाहर अब सूरज नहीं दिखाई दे रहा था और आकाश पर हल्के हल्के बादल छाने लगे थे, लेकिन बारिश के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे थे। चंदा बाहर झांक कर आई और उसने आकर विक्रम को बताया कि उस समय राव जी के टीले वाली सड़क खाली पड़ी थी। वेरी गुड, विक्रम संतुष्ट स्वर में बोला। मैं चलता हूं, जरा महल का मुख्य द्वार खोलो। चंदा आगे बढ़ी। विक्रम व्हीलचेयर चलाता हुआ उसके पीछे बढ़ा। चंदा मुख्य द्वार तक पहुंची। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी कॉल बेल बज उठी। चंदा ने यूं चुहक कर हाथ पीछे खींचा जैसे बिच्छू ने काट खाया हो। शायद वकील वक्त से पहले पहुंच गया है। विक्रम फुसफुसाया। तुम अपने आप पर काबू रखो, मैं पिछवाड़े से निकल जाऊंगा। तुम उसे भीतर बुला लेना, लेकिन उसे बाहर की ओर ताक झांक ना करने देना। अब उसे संभालना तुम्हारा काम है। अब सब कुछ तुम पर ही निर्भर करता है। अगर तुम उसे ना संभाल पाई तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। मैं उसे संभाल लूंगी, वो कंपित स्वर में बोली। क्या खाक संभाल लोगी? विक्रम गुर्राया। पहले अपने आप को तो संभालो। चंदा के चेहरे ने कई भाव बदले। मैं चला, विक्रम बोला। उसने कुर्सी को घुमाया और तेजी से विपरीत दिशा में चलाने लगा। रास्ते में उसे चंदा की आवाज सुनाई दी। आइए वकील साहब। विक्रम पिछले रास्ते से निकलकर महल से बाहर आ गया। सूरज छुप जाने के बाद भी अभी रोशनी बहुत थी। फासले से शायद देखने वाले को व्हीलचेयर पर राजा साहब ही बैठे दिखाई देते, लेकिन समीप आने पर भी कोई भी साफ पहचान सकता था कि व्हीलचेयर पर कम से कम राजा साहब नहीं थे। और अभी सड़क एकदम सुनसान भी नहीं हुई थी। कभी कभार कोई इक्का दुक्का आदमी वहां से गुजरता दिखाई दे जाता था। विक्रम धड़कते दिल से मुनासिब मौके का इंतजार करता रहा। कोई आधे घंटे बाद उसे अपना वांछित अवसर मिला। अब राव जी के टीले वाली सड़क सुनसान थी। विक्रम ने व्हीलचेयर का ऑन बटन दबाया और तेजी से आगे बढ़ा। महल की साइड से होता हुआ वो महल के अग्रभाग में पहुंचा। वहां पोर्टिको में वकील की मॉरिस माइनर खड़ी थी। ड्राइववे पर व्हीलचेयर चलाता हुआ वो तेजी से आगे बढ़ा। उसकी घूमकर महल की ओर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या चंदा वकील को ठीक से हैंडल कर रही होगी, या वो महल की किसी खिड़की के पास खड़ा महल से बाहर निकलती व्हीलचेयर को देख देख कर हैरान हो रहा होगा। व्हीलचेयर धीरे धीरे महल से दूर होती गई। अंत में वो निर्विघ्न पाताल की आंख के पास पहुंच गया। तब तक वातावरण में नीम अंधेरा फैल चुका था। विक्रम ने बड़ी सावधानी से व्हीलचेयर को खड्डे के दहाने पर ला खड़ा किया। वो व्हीलचेयर से उतरा।
उसने रस्सी को व्हीलचेयर पर इस प्रकार की गांठ लगाकर बांधा कि रस्सी को एक तगड़ा झटका देने से गांठ खुल जाए। फिर उसने व्हीलचेयर के हत्थों पर पूरा दबाव डालकर खड्डे के दहाने पर व्हीलचेयर के पहियों के निशान बनाए। फिर उसने हैंडल पर लगा ऑन का बटन दबा दिया और फिर व्हीलचेयर को बड़ी सावधानी से रस्सी के सहारे खड्डे में लटकाया। व्हीलचेयर खड्डे के भीतर उगे पेड़ की टहनियों में उलझ गई। उसने रस्सी को ढील दी, लेकिन व्हीलचेयर आगे नहीं बढ़ी, वो टहनियों में ही उलझी रही। संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाते हुए उसने रस्सी को एक जोर का झटका दिया। गांठ खुल गई, रस्सी व्हीलचेयर से अलग हो गई, लेकिन व्हीलचेयर टहनियों के सहारे अधर में ही उल्टी लटकी रही। विक्रम ने चारों ओर निगाह डाली। राव जी के टीले पर उस समय उसके अलावा कोई नहीं था। उसने टॉर्च का प्रकाश नीचे पाताल की आंख में डाला। व्हीलचेयर बिल्कुल वांछित स्थिति में टहनियों में उलझी हुई थी। साफ लगता था जैसे राजा साहब व्हीलचेयर सहित खड्डे में गिरे थे। फिर विक्रम ने बड़ी सावधानी से पेड़ की टहनियां और व्हीलचेयर को बचाकर राजा साहब की शॉल खड्डे में फेंकी। शॉल सीधी पानी की धाक में जा गिरी। उसने टॉर्च के प्रकाश में देखा, शॉल पहले तो पानी के साथ साथ बहने लगी, फिर थोड़ा आगे जाकर किनारे पर ऊपर को निकले एक पत्थर के साथ लिपट गई और वहीं लिपटी रही। उसके बाद विक्रम ने राजा साहब की कश्मीरी टोपी फेंकी। टोपी धारा के परे जाकर पड़ी। अपनी वर्तमान स्थिति में उस तक पानी की पहुंच नहीं हो सकती थी। आत्महत्या का दृश्य पूरी तरह से तैयार हो चुका था। उसने रस्सी समेटी, टॉर्च संभाली और धीमे स्वर में सीटी बजाता हुआ वापस लौट पड़ा। रास्ते में बढ़ के पेड़ के पास वो ठिठका। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर पेड़ के तने के साथ अटका दिया। उसने महल की ओर निगाह दौड़ाई। महल में बत्तियां जल चुकी थी। एक खिड़की में उसे एक साए का आभास मिला। चंदा। विक्रम आगे बढ़ा। महल की ओर जाने के स्थान पर वो सड़क की ओर बढ़ गया जो कस्बे की ओर जाती थी। रास्ते में रस्सी उसने घनी झाड़ी में उछाल दी। महल में खिड़की में से चंदा ने पेड़ के साथ लिपटा सफेद रुमाल देखा। उसने चैन की सांस ली। काम हो गया था। वो उस कमरे में लौटी जहां सोमानी बैठा कॉफी पी रहा था। क्या टाइम हुआ है? उसने पूछा। सोमानी ने हड़बड़ाकर घड़ी देखी और बोला, 6। वे आए नहीं अभी तक। चंदा चिंतित स्वर में बोली, अंधेरा हो चुका है। इतनी देर तो उन्होंने पहले कभी नहीं लगाई। मुझे तो फिक्र होने लगी है। वे गए किधर हैं? सोमानी ने पूछा। उधर ही जिधर हमेशा जाते हैं, राव जी के टीले की ओर। मैं देख कर आऊं? चंदा ने आशापूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। मैं देख कर आता हूं, सोमानी निर्णयात्मक स्वर से बोला। उसने कॉफी का कप मेज पर रख दिया। विक्रम आज छुट्टी लेकर कस्बे चला गया है, वरना मैं उसे भेज देती। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी देख कर आता हूं। सोमानी चला गया। कोई 20 मिनट बाद वो वापस लौटा। मैं राव जी के टीले तक चक्कर लगा आया हूं, उसने बताया। मुझे तो राजा साहब कहीं दिखाई नहीं दिए। क्या? चंदा यूं बोली जैसे कलेजा मुंह को आ रहा हो। जी हां, लेकिन वे तो उस रास्ते के सिवाय कहीं और जाते ही नहीं। वे वहां कहीं भी नहीं हैं। हाय राम, उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? अगर ऐसा भी है तो भी वे है कहां? वकील साहब, मेरा तो दिल डूब रहा है। सोमानी कुछ क्षण चुप रहा और दृढ़ स्वर से बोला, रानी जी, मेरा तो ख्याल है हमें पुलिस चौकी पर फोन करना चाहिए। कीजिए भाई साहब, फौरन कीजिए। सोमानी ने पुलिस चौकी पर फोन किया। कोई 15 मिनट पर साइकिलों पर चौकी का थानेदार नरपत सिंह और एक सिपाही वहां पहुंचे। नरपत सिंह ने रानी जी से सारी बात सुनी और फिर अपने सिपाही को साथ लेकर तुरंत लौटने का आश्वासन देकर वो वहां से राव जी के टीले की ओर रवाना हो गया। थानेदार के मना करने के बावजूद भी सोमानी उनके साथ गया। कोई 20 मिनट बाद हांफता हुआ सोमानी महल में पहुंचा और उसने आकर बताया कि राजा साहब राव जी के टीले पर स्थित पाताल की आंख नामक खड्डे में गिर गए मालूम होते हैं। आर्तनाद करती हुई चंदा सोमानी के साथ घटनास्थल पर पहुंची। तब तक वहां कई और आदमी इकट्ठे हो चुके थे। थानेदार ने सिपाही को एक लंबी सीढ़ी का इंतजाम करने के लिए भेजा हुआ था। कई टॉर्चों का प्रकाश खड्डे के भीतर डाला गया। चंदा को पहले टहनियों में उलझी व्हीलचेयर दिखाई दी, फिर नीचे पानी की धारा के किनारे पर पड़ी राजा साहब की टोपी और थोड़ा आगे पत्थर से लिपटी उनकी शॉल। मनी मन विक्रम की तारीफों में कसीदे पड़ती हुई चंदा हिचकियां ले लेकर रोने लगी। सब लोग उसे सांत्वना देने लगे। फिर एक लंबी सीढ़ी वहां पहुंची। नरपत सिंह सहित कई लोग नीचे खड्डे में उतरे। खड्डे के नीचे खूब छानबीन की गई, लेकिन राजा साहब का कहीं कोई नामो निशान भी नहीं दिखाई दिया। तब तक विक्रम भी वहां पहुंच गया। आती बार रास्ते में वो बढ़ के पेट से अपना रुमाल उतारना नहीं भूला था। खड्डे में उतरे लोगों के बाहर आने के बाद सब इसी नतीजे पर पहुंचे कि राजा साहब की लाश पानी की तेज धारा के साथ बह गई थी। तब तक व्हीलचेयर भी बाहर निकाली जा चुकी थी।
थानेदार की निगाहों से ये छुपा ना रह सका कि व्हीलचेयर का ऑन का बटन दबा हुआ था। अब वहां कुछ करने धरने को बाकी नहीं था। सोमानी और विक्रम बार बार रोती हुई राजा साहब की विधवा को लेकर वापस महल लौट आए। बाद में वो रात चंदा के कस्बे के सिविल सर्जन के घर गुजरी। उसके कथा अनुसार राजा साहब के बिना महल उसे काट खाने के लिए दौड़ता था। वास्तव में विक्रम नहीं चाहता था कि तन्हा महल में वो चंदा के साथ रहे और बाद में लोग तरह तरह की बातें बनाएं। अगले दिन राजा साहब की मौत की खबर सब जगह फैल गई। शहर से उनके कई परिचित परी महल पहुंचे। डॉक्टर खेतरीवाल भी आया। क्योंकि बड़े आदमी का मामला था, इसलिए शहर से उस क्षेत्र का डीएसपी भार्गव विशेष रूप से वहां पहुंचा। तो दोस्तों, ये था कत्ल की वारदात नॉवल का चौथा पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।